वो शख्स जिसने रेगिस्तान को बदल दिया सोने के शहर में। सोचिए एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही लोग जाने से डरते हो, जहां टैक्सी वाले 2 गुना किराए मांगते थे सिर्फ बॉर्डर पार करने के लिए, जहां सिर्फ जंगल थे, सुनसान सड़कें थी और विकास का नामो निशान नहीं था। ये था गुड़गांव 1980 के दशक में। लेकिन एक इंसान ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। उस इंसान का नाम था केपी सिंह। और आज वही गुड़गांव 100 करोड़ के फ्लैट बेच रहा है और 8000 से ज्यादा स्टार्टअप्स का घर बन चुका है। यह है उस शख्स की कहानी जिसने असंभव को संभव कर दिया। 15 अगस्त 1931 को यूपी के बुलंदशहर में एक मिडिल क्लास परिवार में कुशल पाल सिंह का जन्म हुआ। पिता वकील थे और मां गृहिणी। बिल्कुल साधारण परिवार, साधारण शुरुआत। लोकल मदरसे में पढ़ाई, फिर डीएवी स्कूल। किसी को क्या पता था कि ये लड़का एक दिन भारत का नक्शा ही बदल देगा। जुलाई 1945 में जब केपी सिंह मेरठ कॉलेज में दाखिला ले रहे थे, तभी उनकी जिंदगी में एक धमाका हुआ। उनके बेस्ट फ्रेंड भोपाल सिंह ने चुपके से इंग्लैंड की एयर सर्विस ट्रेनिंग में उनका नाम डाल दिया था और चमत्कार ये हुआ, वो सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन समस्या बड़ी थी और वो था पैसा। किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंग्लैंड में पढ़ाई लगभग असंभव बात है, पर माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर तरह से पैसे जुटाए और अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड पहुंचते ही केपी सिंह की मुलाकात हुई जूली से, उनका पहला प्यार। अमीर परिवार, बड़ा नाम। जूली की वजह से उन्हें इंग्लैंड के बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। जिंदगी परफेक्ट लग रही थी। जूली के साथ सेटल होने का एकदम सिंपल प्लान था, पर फिर एक मुलाकात ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह वडालिया, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर, ने उन्हें भारतीय सेना में भर्ती होने की सलाह दी। केपी सिंह ने हर तरह के बहाने बनाए। मैं सिर्फ परीक्षा के लिए भारत नहीं जा सकता, तो उनकी परीक्षा इंग्लैंड में ही करवा दी गई। मन ना होते हुए परीक्षा दी और वो पास भी हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। उन्हें मुफ्त टिकट दिलवाई गई। कोई रास्ता नहीं बचा और केपी सिंह को भारत वापस आना पड़ा और जूली के साथ उनका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। भारत में उनकी शादी हुई इंदिरा सिंह से, लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवेंद्र सिंह की बेटी। 6 मार्च 1959 में आया बड़ा मोड़। उनके ससुर, जिनका अपना कोई बेटा नहीं था, उन्होंने केपी सिंह को अपने पारिवारिक बिजनेस दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी डीएलएफ में शामिल होने का ऑफर दिया। आर्मी में 8 साल बिताने के बाद केपी सिंह अब बिजनेसमैन बन रहे थे। 1950 के दशक में डीएलएफ ने दिल्ली में धमाल मचा दिया था। पंजाबी बाग, ग्रेटर कैलाश, रजौरी गार्डन, यहाँ डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स थे। बिजनेस बूम कर रहा था। लेकिन 1957 में सब कुछ रुक गया। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट आ गया, जिसके बाद कोई भी प्राइवेट डेवलपर दिल्ली में जमीन नहीं खरीद सकता था एंड बिजनेस लगभग खत्म। पर केपी सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिल्ली के आसपास के इलाकों को टारगेट किया और सबसे इंटरेस्टिंग जगह थी गुड़गांव। दिल्ली के इतने पास लेकिन बिल्कुल वीरान। यहाँ एक शहर बसाना सबको पागलपन लगा, पर केपी सिंह की नज़र में गुड़गांव एक खाली कैनवास था जहां वो अपना सपना पेंट कर सकते थे। एक दिन जब वो गुड़गांव के किसानों से बात कर रहे थे तो उनके पास एक जीप आकर रुकी। मालिक ने पानी मांगा। वो मालिक थे राजीव गांधी। ये अचानक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। बातचीत में केपी सिंह ने अपना विजन शेयर किया। राजीव गांधी इम्प्रेस हुए और उसका नतीजा 1981 में डीएलएफ को 39 एकड़ डेवलप करने का पहला लाइसेंस मिल गया। पर अब असली चुनौती यहां से शुरू हुई। 700 किसानों को कन्विंस करना कि अपनी जमीन हमें बेच दो। केपी सिंह ने शानदार रणनीति अपनाई। उन्होंने किसानों को अच्छा पैसा दिया, उनके बच्चों के लिए स्कूल एडमिशन, अस्पताल की सुविधा सब अरेंज करवाया और कहा, ये बंजर जमीन बेच के थोड़ी दूर जाकर उपजाऊ जमीन खरीद लीजिए। उन्होंने समझाया। धीरे धीरे किसानों ने हाँ कर दी। लेकिन असली समस्या कि एक साथ इतना पैसा अब हम लाए कहां से। यहां उनके ससुर रघुवेंद्र सिंह ने एक अच्छा उपाय दिया। उन्होंने किसानों से कहा, जो पैसे हम दे रहे हैं उसका 90% आप डीएलएफ को वापस लोन दे दीजिए। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आएगी आपको रिटर्न कर देंगे। बहुत रिस्की गैम्बल, पर कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को कन्विंस कर लिया और वह काम कर गया। केपी सिंह साउथ कोरिया और मलेशिया गए डेवलपमेंट सीखने के लिए। 1981 में सिल्वर ओक्स हाई राइज प्रोजेक्ट शुरू किया। 1982 में डीएलएफ सिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। हर महीने 1 से 6 तारीख तक किसानों का लोन रिटर्न करते थे। फरवरी 1983 में 556 एकर्स डेवलप करने का लाइसेंस मिल गया और कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन सफलता की इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था और उस ट्विस्ट का नाम था बंसी लाल, जो कभी केपी सिंह के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे।
इतने करीबी कि घंटों साथ में बैठकर चाय पीते थे, गप्पे मारते थे। दिसंबर 1975 में केपी सिंह ने एक भव्य पार्टी ऑर्गेनाइज की। बंसीलाल को भी इनवाइट किया गया था, पर पार्टी में एक ऑफिसर ने बहुत पी ली। नशे में उन्होंने बंसीलाल से कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं संजय गांधी से आपके बारे में बात करूं? बंसीलाल उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से ऐसी बात सुनना अपमानजनक लगा एंड वो गुस्से में पार्टी छोड़कर चले गए। उन्हें लगा केपी सिंह ने उन्हें जलील करने के लिए बुलाया था। केपी सिंह ने बाद में माफी मांगने की बहुत कोशिश की, पर बंसीलाल ने कभी माफ नहीं किया और ये गलतफहमी बन गई एक जीवन भर की दुश्मनी। 1986 में जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उनके पास आ गई पावर डीएलएफ को बर्बाद करने की। साल 1986 में उन्होंने सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, अखबारों में आर्टिकल छपवाए एंड लोगों को वार्न किया कि डीएलएफ को पेमेंट मत दीजिए। हजारों क्लाइंट्स रिफंड मांगने लगे। ये केपी सिंह के लिए सबसे बड़ा और काला दौर था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा, जो भी रिफंड चाहते हैं सबको पैसा वापस कर दीजिए। ईमानदारी बनाए रखी, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो। बंसीलाल ने और भी बहुत तरीकों से उन्हें परेशान किया। फिर हार के केपी सिंह राजीव गांधी से मिलने गए, जो कि अब प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने बंसीलाल से बात की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन केपी सिंह को राजीव गांधी के ऑफिस से अर्जेंट कॉल आई। बंसीलाल उन्हें जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे थे एंड घबराहट, डर और कंफ्यूजन, उनके चाचा ने उन्हें दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी ऊंचा गांव में छुपा दिया। छुपते हुए निराश महसूस कर रहे थे, पर 19 जून 1987 को एक उम्मीद की किरण फिर से जागी। बंसीलाल सीएम पद से हटा दिए गए और देवीलाल नए सीएम बने, लेकिन नुकसान हो चुका था। कंपनी की रेपुटेशन गिर चुकी थी, क्लाइंट्स को भरोसा नहीं हो रहा था, बैंक लोन देने को तैयार ही नहीं थे। केपी सिंह ने फिर नॉन बैंकिंग एजेंसी से ऊंचे ब्याज दर पर लोन लेना शुरू किया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। 31 जनवरी 1989 को कैंसिल लाइसेंस भी रिस्टोर हो गए। फिर से ऑपरेशंस कहीं ना कहीं सामान्य होने लगे। मार्केट में रेपुटेशन वापस आ रही थी, पर 21 मई 1991 को एक और झटका, राजीव गांधी की हत्या। उनके सबसे बड़े सपोर्टर जा चुके थे और फिर 1996 में वो चीज वापस हुई। बंसीलाल फिर से सीएम बन गए। मार्च 1998 में NH8 हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, जो गुड़गांव की कनेक्टिविटी बढ़ा सकता था। प्रॉपर्टी प्राइसेस आसमान छूने वाले थे। केपी सिंह ने डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ा दी, पर बंसीलाल ने फिर से अपनी चाल चली। सब रूल्स तोड़ के प्रोजेक्ट ही बंद करवा दिया। आखिरकार 1999 इलेक्शंस में बंसीलाल हार गए। ओम प्रकाश चौटाला नए सीएम बने और अगस्त 2003 में NH8 प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ। गुड़गांव और दिल्ली के बीच की दूरी कम हो गई। कंपनियों ने फैक्ट्री सेटअप करनी शुरू की। मारुति, इंश्योरेंस कंपनीज और फिर जनरल मोटर्स ने गुड़गांव में अपनी पहली यूनिट बनाई। $10 मिलियन का ऑर्डर। इसके बाद तो और भी कंपनीज आने लगी। केपी सिंह के बेटे राजीव सिंह ने डीएलएफ साइबर पार्क्स डेवलप किए, जो गुड़गांव को एक टेक हब बनाने की दिशा में ले गए। बैंगलोर को कंपटीशन मिलने लगा। आज हरियाणा का लगभग 60% रेवेन्यू सिर्फ गुड़गांव से आता है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी यहाँ हैं। 8000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का घर बन चुका है। एंड जो कभी एक घोस्ट टाउन यानी एक वीरान शहर हुआ करता था, वो बन गया इंडिया का मिलेनियम सिटी। 31 मार्च 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने केपी सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया। पहचान भी मिल गई, पर उनका असली नाम था वो गुड़गांव, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने सपने बनाए। जिसने सिर्फ जमीन नहीं बदली, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी। विश्वासघात, राजनीतिक बदलाव, आर्थिक संकट, सब कुछ झेला, पर अपना विजन नहीं छोड़ा। केपी सिंह ने साबित कर दिया कि अगर सपना क्लियर हो, अगर आपका दृढ़ संकल्प मजबूत हो और ईमानदारी बरकरार हो, तो घोस्ट टाउन्स भी स्मार्ट सिटीज बन सकती हैं। धूल भरी सड़कें भी एक्सप्रेसवेज बन सकती हैं और असंभव सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं।